कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। मैं मनीष सोनी, प्रवक्ता वाणिज्य, बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज सहारनपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण चैप्टर देशी बैंकर्स पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बच्चों हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे देशी बैंकर्स का अर्थ, देशी बैंकर्स की विशेषताएं, देशी बैंकर्स व आधुनिक बैंकर्स में अंतर, देशी बैंकर्स के कार्य, देशी बैंकर्स द्वारा ऋण देने की विधियां, देशी बैंकर्स के गुण, देशी बैंकर्स के दोष और अंततः देशी बैंकर्स की स्थिति में सुधार के लिए सुझाव। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं देशी बैंकर्स का अर्थ। बच्चों हम सब जानते हैं कि किसी भी देश का व्यापार एवं वाणिज्य का विकास बहुत हद तक बैंकों पर निर्भर करता है। यानी कि बैंक किसी भी देश के व्यापार एवं वाणिज्य में एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। जिस देश के बैंक जितने ज़्यादा डेवलप होंगे, उस देश का व्यापार एवं वाणिज्य उतना अधिक डेवलप होगा, उतना अधिक संपन्न होगा। तो बच्चों जैसे हमें आज बैंक दिखाई देते हैं, क्या प्रारंभ से ही ऐसे थे? बिल्कुल नहीं। बच्चों भारत में आधुनिक बैंकों का आरंभ मात्र 150 वर्ष पूर्व हुआ है, लेकिन बैंकिंग जैसा व्यवसाय यहाँ पहले से आरंभ हो गया था। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस समय बैंक अपने अस्तित्व में नहीं आए थे, उस समय बैंकिंग का व्यवसाय किसके द्वारा किया जाता था? तो देशी बैंकों के इतिहास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि बैंकों के आविष्कार से पूर्व भारत में बैंकिंग व्यवसाय महाजनों, साहूकारों, धनिकों, सेठों आदि के द्वारा किया जाता था। इन्हें ही आजकल देशी बैंकर्स के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों हमने अभी समझा कि जिस समय हमारे देश में बैंक अस्तित्व में नहीं आए थे, उस समय जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साहूकार थे। यानी कि जब किसी को धन की आवश्यकता पड़ती थी तो वह साहूकार और महाजनों से ऋण लेता था। समस्या ये थी कि ये जो ऋण देते थे उस पर ब्याज की दर बहुत अधिक होती थी। यही साहूकार महाजन आगे चलकर देशी बैंकर्स बने। अब साहूकारों और देशी बैंकर्स में भी एक मूलभूत अंतर है। वो यह कि साहूकार केवल ऋण देने का कार्य करते थे, जबकि देशी बैंकर्स जनता की जमा भी स्वीकार करते हैं और ऋण देने का कार्य भी करते हैं। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति 1929 के अनुसार इंपीरियल बैंक, विनिमय बैंक, व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंकों को छोड़कर जो अन्य संस्थाएं हुंडियों का व्यापार करती हैं, जनता से जमा पर धन प्राप्त करती हैं तथा ऋण देती हैं, वे देशी बैंकर्स कहलाते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देशी बैंकर्स 3 महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पहला, जनता से जमा पर धन स्वीकार करना, ऋण देना और इसके साथ साथ हुंडियों का व्यापार करना। यहाँ पर मैं बच्चों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज के आधुनिक बैंक जनता से जमा पर धन स्वीकार करते हैं, ऋण देते हैं, लेकिन हुंडियों का व्यापार नहीं करते। तो यहाँ पर देशी बैंकर्स एक अतिरिक्त कार्य जो हुंडियों का व्यापार है वो करते थे। इसके बाद बच्चों देखते हैं देशी बैंकर्स की क्या विशेषताएं हैं। देशी बैंकर्स अपने बैंकिंग के कारोबार के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी करते हैं। अधिकतर यह व्यवसाय इनका पैतृक कार्य होता है। यह व्यवसाय किसी भी वस्तु के क्रय विक्रय से संबंधित हो सकता है। ये जो ऋण देते हैं, इस पर ब्याज की दर ऊंची व अनिश्चित होती है। अनिश्चितता से हमारा मतलब है कि अलग अलग व्यक्तियों को ये अलग अलग ब्याज से ऋण देते हैं। ये सामान्यतः गांव एवं कस्बों तक ही सीमित रहते हैं। देशी बैंकर्स गांव और कस्बों में ही पाए जाते हैं। ये उत्पादक तथा अनुत्पादक दोनों उद्देश्यों के लिए ऋण देते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये किसानों को न केवल कृषि उत्पादन के लिए
जैसे उनको ट्रैक्टर की ज़रूरत है, उनको बीजों की ज़रूरत है, उसके लिए ऋण देते हैं, बल्कि इनके साथ साथ उनकी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी ऋण प्रदान करते हैं। इनके द्वारा ऋण जमानत तथा बिना जमानत दोनों ही प्रकार से दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऋण देशी बैंकर्स जमानत रखकर देते हैं उन पर ब्याज की दर कम, और जो ऋण जमानत पर देते हैं उन पर बिना जमानत के देते हैं उन पर ब्याज की दर अधिक होती है। इनकी कार्यप्रणाली अत्यंत सरल होती है, जिस कारण से देशी बैंकर से ऋण काफ़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इनके व्यवसाय करने का समय निश्चित नहीं है, सुबह, शाम, रात या दोपहर कभी भी इनसे लेन देन करना संभव है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ऋण की आवश्यकता है, अगर हमें धन की आवश्यकता है, तो हम देशी बैंकर से किसी भी समय ऋण ले सकते हैं, जबकि आधुनिक बैंकर्स की स्थिति में ऐसा नहीं होता। आधुनिक बैंकों के कार्य करने का समय निश्चित होता है। इनके द्वारा अपना हिसाब किताब भारतीय बहीखाता प्रणाली के अनुसार रखा जाता है। देशी बैंकर्स अपना जितना भी हिसाब किताब रखते हैं वो भारतीय बहीखाता प्रणाली के हिसाब से रखते हैं, ये आधुनिक प्रणाली को नहीं अपनाते। इसके साथ साथ ना ही ये अपने खातों का अंकेक्षण कराते हैं यानी चेकिंग करवाते हैं, और ना ही उनको प्रकाशित करते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे देशी बैंकर्स और आधुनिक बैंकों में क्या अंतर है। देशी बैंकर्स बच्चों अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये किसानों को और वहाँ पर छोटे मोटे व्यापारियों को ऋण देने का कार्य करते हैं, जबकि आधुनिक बैंक हर शहर में पाए जाते हैं। आधुनिक बैंकों से हमारा मतलब आज के बैंकों से है। जैसे आज हम बड़े बड़े बैंक देखते हैं, चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, ये सब बैंक आधुनिक बैंकों की श्रेणी में आते हैं। अब हम बच्चों पढ़ेंगे देशी बैंकर्स एवं आधुनिक बैंकों में क्या अंतर है। सबसे पहले बच्चों पूंजी। देशी बैंकर्स को अपनी पूंजी स्वयं ही लगानी पड़ती है। ये जनता से जमा स्वीकार तो करते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा रुपया प्राप्त नहीं होता, जिसकी वजह से इनके पास प्राप्त पूंजी कम रह जाती है। जबकि आधुनिक बैंक अपनी पूंजी का लगभग पूरा भाग जमाओं के रूप में स्वीकार करते हैं, तो इनके पास उपलब्ध पूंजी देशी बैंकर्स की पूंजी से ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट, चेक का प्रयोग। देशी बैंकर्स चेक का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि आधुनिक बैंकों में चेकों का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट, जमानत। देशी बैंकर्स जमानत तथा बिना जमानत दोनों प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं। यानी कि अगर हमें देशी बैंकर से ऋण लेना है तो हम बिना कुछ भी गिरवी रखे भी उनसे ऋण ले सकते हैं। ये ऋण प्रतिज्ञा पत्र पर या हमें वैसे ही मिल जाएगा। जबकि आधुनिक बैंकों से अगर हमें ऋण लेना है तो हमें जमानत या कुछ ना कुछ गिरवी रखना ही पड़ेगा। इसके बाद बच्चों ब्याज की दर। देशी बैंकर्स जो ऋण देते हैं उन पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है, जबकि आधुनिक बैंक जो ऋण देते हैं उनकी ब्याज की दर देशी बैंकर से कम होती है। नियमन। देशी बैंकर्स का नियमन विधानतः नहीं किया जाता है, जबकि आधुनिक बैंकों का नियमन करने के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम तथा बैंकिंग कंपनी अधिनियम लागू होता है। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत में जितने भी बैंक हैं उनको नियंत्रित करने के लिए बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 बनाया गया है। इसके अतिरिक्त सभी बैंकों के लिए यह भी आवश्यक है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन करें। लेकिन देशी बैंकर्स को ना तो बैंकिंग कंपनी अधिनियम के कानूनों को मानना अनिवार्य है और ना ही ये रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन करते हैं, जबकि आधुनिक बैंकों के लिए ये सभी अनिवार्य हो जाता है। कार्यप्रणाली। देशी बैंकों की कार्यप्रणाली बहुत ही सरल है, जबकि आधुनिक बैंकों की कार्यप्रणाली देशी बैंकों की तुलना में जटिल होती है। शाखाएं। क्योंकि देशी बैंकर्स अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं तो इनकी शाखाएं बहुत कम होती हैं, मान लीजिए ना के बराबर होती हैं। लेकिन आधुनिक बैंक पूरे देश में फैले होते हैं, बल्कि कई बार इनकी शाखाएं
अंतर्राष्ट्रीय भी होती हैं। हमें बहुत सारे बैंक देखने को मिलेंगे, ICICI, HDFC या भारत या सरकारी भी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनकी जो शाखाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय हैं, जबकि देशी बैंकर्स की शाखाएं ही नहीं होती। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। भारत में देशी बैंकर्स के कार्य। बच्चों, देशी बैंकर्स के कार्य को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है बैंकिंग संबंधी कार्य और एक है गैर बैंकिंग कार्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैंकिंग संबंधी कार्यों का। बच्चों, बैंकिंग संबंधी कार्यों से हमारा मतलब है जनता का जमा धन स्वीकार करना और जनता को आवश्यकता पड़ने पर ऋण देना। तो बच्चों, देशी बैंकर्स का सबसे पहला कार्य है जमा स्वीकार करना। देशी बैंकर्स जनता की जमा को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये बहुत कम दर से ब्याज उनको देते हैं। समझ लीजिए, ये ब्याज ना के बराबर होती है। इसके बाद ऋण देना। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य देशी बैंकर्स का है ऋण देना। देशी बैंकर्स उत्पादक तथा अनुत्पादक दोनों कार्यों के लिए ऋण देते हैं। तो बच्चों, ऋण देना इनका प्रमुख कार्य है। ये अधिकतर औद्योगिक, व्यापारिक या कृषि संबंधी कार्यों के लिए ऋण देते हैं, लेकिन कभी कभी उपभोग कार्यों के लिए भी ऋण देते हैं। तो हम यहाँ पर समझ गए कि ये प्रत्येक कार्य के लिए बच्चों ऋण प्रदान करते हैं। हुंडियों का लेन देन करना। देशी बैंकर्स का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य हुंडियों का लेन देन करना है। बच्चों, हुंडियों के थ्रू ये रुपया उधार लेना और उधार देने का कार्य करते हैं। जब देशी बैंकर्स को धन की आवश्यकता होती है तो वो हुंडी लिखकर रुपया उधार ले सकते हैं, और इसी तरह से ये हुंडियाँ स्वीकार करके ऋण देने का कार्य भी करते हैं। यहाँ पर हुंडियाँ क्या होती हैं, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। बच्चों, आज के समय में हुंडियों का काम प्रतिज्ञा पत्र करते हैं। अब ये प्रतिज्ञा पत्र क्या होते हैं? प्रतिज्ञा पत्रों का इस्तेमाल अधिकतर उधार सामान खरीदते समय किया जाता है। जब हम किसी से उधार सामान खरीदते हैं तो उसको गारंटी के तौर पर हम एक प्रतिज्ञा पत्र लिख कर देते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको इस ऋण का भुगतान, इस अमाउंट को एक निश्चित समय के अंतराल में दे देंगे। इसी तरह से पुराने समय में हुंडियाँ चलती थी। हुंडियों का कार्य भी वही था जो आज के समय में प्रतिज्ञा पत्रों का है, यानी कि ऋण लेने के लिए हम हुंडियों का इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा देशी बैंकर्स कुछ गैर बैंकिंग कार्य भी करते हैं, जैसे कि व्यापार और सट्टे का कार्य। बच्चों, देशी बैंकर्स बैंकिंग कार्य के साथ साथ अपना कोई छोटा मोटा व्यापार भी करते हैं। बहुत बार यह व्यापार इनका पैतृक व्यापार होता है, जिसमें ये किसी भी तरह का क्रय विक्रय, किसी भी छोटी मोटी चीज़ का क्रय विक्रय करते हैं। सट्टे का कार्य। देशी बैंकर्स बैंकिंग कार्य के साथ सट्टे का कार्य भी करते हैं। देशी बैंकर्स कपास, रुई, तिलहन, सोना, चांदी आदि का सट्टा भी करते हैं। तो बच्चों, देशी बैंकर्स के कार्य को हमने दो भागों में विभाजित किया, बैंकिंग कार्य और गैर बैंकिंग कार्य। बैंकिंग कार्य में हमने पढ़ा कि देशी बैंकर्स जनता की जमा को स्वीकार करते हैं, ऋण देते हैं, हुंडियों का लेन देन करते हैं। इसके अलावा ये बहुत से गैर बैंकिंग कार्य भी करते हैं। बच्चों, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं देशी बैंकर ऋण देने के लिए किन किन विधियों को अपनाते हैं, यानी इनके पास लोन देने के कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे पहली विधि है किस्त विधि। इस विधि के अंतर्गत देशी बैंकर थोड़े समय के लिए लोन देते हैं। बहुत बार यह ऋण बिना किसी जमानत के दिया जाता है। इस ऋण की वापसी छोटी छोटी किस्तों में होती है। यह ऋण प्राय मजदूरों को, सब्जी वालों को, बैलगाड़ी वालों को, रिक्शा वालों को आदि को दिया जाता है। दूसरा बच्चों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है गिरवी रखकर ऋण देना। देशी बैंकर्स मूल्यवान संपत्तियों जैसे गहने, जेवर आदि को रखकर भी ऋण देते हैं। अगर किसी को धन की आवश्यकता है तो वह अपने गहने, जेवर रखकर देशी बैंकर से रुपया उधार ले सकता है। और जब ऋणी व्यक्ति ऋण एवं ब्याज का भुगतान कर देता है तो वो देशी बैंकर से गहने और जेवर वापस ले सकता है। तीसरा बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है बंधक रखकर ऋण देना। देशी बैंकर्स अचल संपत्तियों को बंधक रखकर यानी मॉर्गेज करके भी ऋण प्रदान करते हैं। यानी कि
अगर आपको अधिक पैसे की आवश्यकता है तो अपनी मूल्यवान संपत्तियाँ, अपनी अचल संपत्तियाँ जैसे आपका घर, आपकी ज़मीन, इनको रखकर भी आप देशी बैंकर से रुपया उधार ले सकते हैं। जब आप इनको रख के रुपया उधार लेते हैं तो संपत्ति तो लेकिन आपके कब्जे में ही होती है, लेकिन इसका कानूनी अधिकार देशी बैंकर्स को दे दिया जाता है। और जब ऋणी व्यक्ति ऋण एवं ब्याज का भुगतान कर देता है तो उसको संपत्ति का कानूनी अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। चौथा तरीका है बच्चों, प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर ऋण। बच्चों अभी भी हमने जो ऊपर पढ़ा कि देशी बैंकर्स के पास हम अपनी कोई भी संपत्ति गिरवी रख के या फिर अचल संपत्ति बंधक रख के ऋण ले सकते हैं। इसी तरह से ऋण लेने का एक तरीका है प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर ऋण। इस तरीके में, इस विधि में हम देशी बैंकर्स के पास अपनी कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखते, बल्कि एक प्रतिज्ञा पत्र देते हैं। इस प्रतिज्ञा पत्र में हम देशी बैंकर्स को प्रॉमिस करते हैं कि हम उसमें लिखी हुई धनराशि एक निश्चित समय के अंतराल के बाद आपको दे देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रतिज्ञा पत्र पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से दो व्यक्तियों की जमानत दी जाती है और यदि ऋणी व्यक्ति किसी भी तरह से भुगतान नहीं करता है या भुगतान करने में आनाकानी करता है तो इस ऋण की वापसी या इस ऋण का भुगतान उन जमानती व्यक्तियों को करना पड़ता है जिन्होंने उस ऋणी व्यक्ति के लिए जमानत दी थी। ठीक है बच्चों, तो ऋण देने के लिए देशी बैंकर्स 4 विधियों का प्रयोग करते हैं। किस्त विधि, गिरवी रख कर ऋण देना, बंधक रख कर ऋण देना और प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे देशी बैंकर्स के गुण। अब तक बच्चों हमने देशी बैंकर्स की कुछ कार्यविधि जानी। इस कार्यविधि के आधार पर देशी बैंकर्स के गुण कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले समय का विचार ना होना। समय का विचार ना होने से हमारा मतलब है कि देशी बैंकर्स हर समय उपलब्ध रहते हैं। हमें जिस समय भी धन की आवश्यकता होगी हम देशी बैंकर से उधार ले सकते हैं। दूसरी बात, बिना जमानत के ऋण। देशी बैंकर्स बिना जमानत के ऋण भी देते हैं। अगर हमें धन की आवश्यकता है और हमारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है तो भी हम देशी बैंकर से पैसा उधार ले सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर समस्या क्या है कि अगर हम बिना जमानत के ऋण लेते हैं तो उस पर हमें ब्याज अधिक दर से देना होता है। प्रत्येक कार्य के लिए ऋण। अभी भी बच्चों ने पढ़ा कि देशी बैंकर उत्पादक एवं अनुत्पादक कार्य दोनों के लिए ऋण देते हैं, यानी ये हर कार्य के लिए ऋण प्रदान करते हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो किसी उद्योग धंधे से संबंधित हो और चाहे वो हमारी अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो। देशी बैंकर्स प्रत्येक कार्य के लिए ऋण प्रदान करते हैं। कार्य करने का सरल ढंग। देशी बैंकर्स का कार्य करने का ढंग काफ़ी सरल है। हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी भी तरह का ऋण लेना है तो हमें किसी भी तरह की वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति भी नहीं करनी पड़ती। जबकि अगर हम यही बात आधुनिक बैंकर्स के बारे में देखें तो अगर हमें किसी भी तरह से ऋण लेना है तो हमें अनेक वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करनी होती है, जिसकी वजह से हमारे लिए ऋण लेना अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है। ऋण की सरल अदायगी। अगर हम देशी बैंकर्स से ऋण लेते हैं और उसका भुगतान करना चाहते हैं तो हम छोटी छोटी किस्तों में आसानी से कर सकते हैं। घरेलू उद्योग धंधे व कुटीर उद्योगों को चलाने में सहायता। अभी भी बच्चों हमने जाना कि देशी बैंकर्स न केवल उत्पादक कार्यों के लिए बल्कि अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं। इसी तरह से ये न केवल कृषि के लिए बल्कि घरेलू उद्योग धंधे व कुटीर उद्योगों को चलाने के लिए भी ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने देशी बैंकर्स के गुण जाने। इसके बाद हम देशी बैंकर्स के दोषों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहला पॉइंट है वित्तीय साधनों का अभाव। बच्चों देशी बैंकर्स के पास वित्तीय साधनों का हमेशा अभाव रहता है, या हम कह सकते हैं कि इनके पास पूंजी की कमी रहती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि ये व्यवसाय में स्वयं पूंजी लगाते हैं, इनको जमा के रूप में पूंजी कम प्राप्त होती है। जैसे हम आजकल देखते हैं आधुनिक बैंक क्या करते हैं
कि अपने पास जनता का जमा स्वीकार करते हैं और उसी को ऋण के रूप में देते हैं। लेकिन देशी बैंकर्स के पास जमा के रूप में अधिक रुपया उपलब्ध नहीं होता है। यही इनके पिछड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। बैंकिंग सिद्धांतों का अनुपालन नहीं। बच्चों, आज के समय में सभी बैंकों के लिए भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 को अनुपालन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सभी बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। लेकिन देशी बैंकर्स पर ये सब नियम लागू नहीं होते हैं और यहाँ तक कि ये रिजर्व बैंक के नियमों का पालन भी नहीं करते हैं। ऊंची व अनिश्चित ब्याज दर। देशी बैंकर्स जो ऋण देते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऊंची दर से ब्याज वसूल करते हैं और ये ब्याज दर भी अलग अलग व्यक्ति के लिए बहुत बार अनिश्चित हो जाती है। सट्टेबाजी। देशी बैंकर्स न केवल बैंकिंग का कार्य करते हैं, इसके अलावा कई सारे अन्य कार्य भी करते हैं, जिसमें एक कार्य सट्टेबाजी भी है। देशी बैंकर्स कपड़ा, रुई, तिलहन, सोना, चांदी, शेयर्स आदि के वस्तुओं में सट्टेबाजी का कार्य भी करते हैं। संगठन या संघ का अभाव। देशी बैंकर्स में संगठन या संघ का अभाव होता है, बल्कि ये आपस में प्रतिस्पर्धा रखते हैं, आपस में द्वेष भावना रखते हैं। यह इन्हीं के प्रगति में अवरोधक बनती हैं चीज़ें। परंपरागत लेखा प्रणाली। देशी बैंकर्स अपने हिसाब किताब को रखने के लिए परंपरागत लेखा प्रणाली को अपनाते हैं, ना कि आधुनिक लेखा प्रणाली को। बल्कि यहाँ तक कि ये अपने खातों को अंकेक्षक भी नहीं कराते और ना ही ये अपने खातों को प्रकाशित करते हैं, जिसकी वजह से इनके हिसाब किताब में गड़बड़ होने के पूर्ण संभावना बनी रहती है। अन्य व्यवसाय भी करना। देशी बैंकर्स बैंकिंग कार्य के साथ साथ बहुत सारे अन्य व्यवसाय भी करते हैं, जिसकी वजह से ये बैंकिंग कार्य पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते और इनका बैंकिंग कार्य अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। तो बच्चों, अभी भी हमने देशी बैंकर्स के गुण और उसके बाद देशी बैंकर्स के दोष पढ़े। इसके बाद बच्चों हम ये समझेंगे कि देशी बैंकर्स के दोषों को दूर करने के लिए हमारे क्या सुझाव हैं। तो आइए बच्चों ध्यान देते हैं। सबसे पहले देशी बैंकर्स के वित्तीय साधनों में वृद्धि की जानी चाहिए। देशी बैंकर्स के पास जो वित्तीय साधन होते हैं, जो पूंजी होती है, वो ये स्वयं लगाते हैं, जिसकी वजह से इनके पास पूंजी की कमी रहती है। दूसरा पॉइंट, इन बैंकर्स द्वारा बैंकिंग सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि भारत के सभी बैंकों के लिए बैंकिंग सिद्धांतों को मानना आवश्यक है, बैंकिंग कानून को मानना आवश्यक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिए गए निर्देशों का मानना आवश्यक है। लेकिन देशी बैंकर्स पर ये सब नियम लागू नहीं होते हैं। तो बच्चों, देशी बैंकर्स की स्थिति में भी बैंकिंग सिद्धांतों का पालन किया जाना अनिवार्य होना चाहिए और इनके द्वारा ऋण न केवल उत्पादक कार्य के लिए इनके द्वारा ऋण दिए जाने चाहिए। इसके साथ साथ जो भी ये ऋण प्रदान करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ गिरवी, कुछ ना कुछ धरोहर रखी जानी चाहिए, जिससे ऋण के डूबने की संभावना को कम किया जा सके। इनके द्वारा प्रदान किए गए ऋणों पर ब्याज की दर भी कम की जानी चाहिए। बच्चों, हमने पढ़ा देशी बैंकर्स जो ऋण देते हैं उन पर ब्याज की दर बहुत अधिक होती है और यहाँ तक कि अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग दर से भी ब्याज वसूल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो देशी बैंकर्स ऋण दे रहे हैं उस पर ब्याज की दर कम की जाए, यहाँ तक कि उस पर ब्याज की अधिकतम दर को भी निर्धारित किया जाना चाहिए। बच्चों, देशी बैंकर्स सट्टे के व्यापार में भी पैसा लगाते हैं। ये कई सारे जैसे सोना, चांदी, शेयर्स के व्यवसाय में सट्टा करते हैं। तो बच्चों, ये भी जरूरी होना चाहिए कि सट्टे का व्यापार ना करें, अपने बैंकिंग के कार्य को ही अच्छे से संभालें। बच्चों, इनमें परस्पर द्वेष भावना को त्याग कर संगठित रूप में कार्य करना चाहिए। बच्चों, हमने पढ़ा देशी बैंकर्स में संगठन
का अभाव है। ये आपसी प्रतिस्पर्धा रखते हैं, आपसी द्वेषभाव रखते हैं, एक दूसरे के कार्य में ही दखलंदाजी करते हैं, जिससे ये तरक्की नहीं कर पाते। लेकिन यही अगर ये संगठित रूप से कार्य करें तो ये समाज के लिए बहुत मूल्यवान हो सकते हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो बच्चों, कोशिश ये होनी चाहिए कि इनमें आपसी द्वेष भावना समाप्त हो। बच्चों, जो देशी बैंकर्स हैं वो अपने लेन देन को लिखने के लिए पुरानी पद्धति का या भारतीय लेखा पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा सुझाव ये है कि इनके द्वारा आधुनिक लेखा पद्धतियों को अपनाना चाहिए। इनको अपने लेखे आधुनिक लेखा पद्धति के हिसाब से रखने चाहिए, उन्हें प्रकाशित भी कराना चाहिए और उनका अंतर्क्षेप भी कराना चाहिए, ताकि जनता का इनके लेखों पर विश्वास बने। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देशी बैंकर्स की समस्याएं पढ़ी। देशी बैंकर्स की समस्याओं को हम कैसे समाधान कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ा। बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार नजर डालते हैं। आज बच्चों ने सीखा देशी बैंकर्स क्या होते हैं। देशी बैंकर्स स्वदेशी बैंकर्स हैं। बैंकों के आने से पहले या आधुनिक बैंकों के आने से पहले जो बैंकिंग का कार्य करते थे वो साहूकार करते थे, जो आगे चलकर देशी बैंकर्स बने। देशी बैंकर्स जमा स्वीकार करना, ऋण देना और हुंडियों का व्यापार करते हैं। ये बैंकिंग कार्य के साथ साथ अपने पैतृक व्यवसाय भी करते हैं। देशी बैंकर्स जो ऋण देते हैं उस पर ब्याज दर काफ़ी ऊंची होती है। ये आधुनिक बैंकों की तुलना में बहुत अधिक होती है और ये अनिश्चित दर से ब्याज वसूल करते हैं, यानी अलग अलग व्यक्तियों से जो ब्याज वसूला जाता है उसकी दर भी अलग अलग होती है। ये सामान्यतः गांव एवं कस्बों तक ही सीमित रहते हैं। ये मान लीजिए कि देशी बैंकर अधिकतर उन जगह पर रहते हैं जहाँ पर समाज अभी पिछड़ा हुआ है, ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। ये उत्पादक तथा अनुत्पादक कार्य दोनों उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं, यानी ये किसानों को खेतीबाड़ी के लिए ऋण देते हैं। इसके अलावा उनकी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी ऋण प्रदान करते हैं। इनके द्वारा जो ऋण दिया जाता है वह जमानत तथा बिना जमानत दोनों प्रकार से दिया जाता है। इसके बारे में हमने पढ़ा कि अगर ये जमानत पर ऋण देते हैं तो उन पर ब्याज की दर कम होती है और अगर बिना जमानत के देते हैं तो उन पर ब्याज की दर अधिक होती है। इनके व्यवसाय करने का समय निश्चित नहीं होता, यानी कि ये हर समय उपलब्ध रहते हैं। जब कभी हमें धन की आवश्यकता हो हम देशी बैंकर से उधार ले सकते हैं। इनके द्वारा अपना हिसाब किताब भारतीय बहीखाता प्रणाली के हिसाब से रखा जाता है। ये आज भी पुरानी पद्धति को अपनाते हैं, अपने खातों को अंकित नहीं कराते और ना ही अपने खातों को प्रकाशित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने देशी बैंकर्स के बारे में जाना, देशी बैंकर्स की विशेषताओं के बारे में जाना, देशी बैंकर्स के ऋण देने की पद्धति के बारे में, देशी बैंकर्स के कार्य, देशी बैंकर्स के गुण, दोषों के बारे में समझा। बच्चों, अब हमने दोषों के बारे में पढ़ा तो हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि इन दोषों को दूर किया जा सके। तो बच्चों, आज हमने ये सब चीज़ें पढ़ी। अब हम बच्चों बात करते हैं गृह कार्य के बारे में। बच्चों, गृह कार्य में हम सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, देशी बैंकर्स का क्या अर्थ है। देशी बैंकर्स के कार्यों का वर्णन करें। अभी भी हमने पढ़ा देशी बैंकर्स दो तरह के कार्य करते हैं, बैंकिंग कार्य और गैर बैंकिंग कार्य। दोनों का आपको वर्णन करना है। यहाँ पर देशी बैंकर्स के गुण व दोषों की विवेचना करनी है। हमने अभी बच्चों देशी बैंकर्स के गुण और दोष दोनों अच्छे से पढ़े हैं। और हमारा आखिरी प्रश्न रहेगा, देशी बैंकर्स व आधुनिक बैंकर्स में क्या अंतर है। यानी कि जो देशी बैंकर्स हैं और जो आज के पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक या इस तरह के जो बैंक हैं उनमें बच्चों क्या अंतर है, इसको आपको स्पष्ट करना है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।